देश में 2 चरणों का चुनाव हुआ है और बात अभी से घूमकर धर्म पर आ चुकी है। दरअसल जब चुनावों की शुरुआत होती है तो हर पार्टी इस बारे में बात करती है कि उसने कितना काम किया या फिर आने वाले समय में वो कितना काम कर सकती है। फिर बात यहां तक पहुंची कैसे और क्यों, इसी मुद्दे पर पेश है श्वेत पत्र। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे बचाएंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी मैं चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। हिंदू व्यक्ति का उसका गला काटकर उसकी हत्या करी जाती है, वो कांग्रेस की सरकार इसके खिलाफ बढ़ चढ़कर नहीं बोलती। अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का। महंगाई बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का। विरासत के अधिकार में धर्म पर तकरार है। कांग्रेस ने तो राम राम साग कहने वाले राजस्थान में राम नवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। देश को बांटने की कोशिश हो रही है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? सबके लिए हमने दिया है और जो चीजें सबको मिलते हैं वो हर एक को मिलता है। जाति के जंग में भी मजहब पर तनी तलवार है। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। मैनिफेस्टो की घोषणाओं में तुष्टीकरण पर आर पार है। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इनका इविल डिजाइन क्या है? इनका जो एक गलत देश के लिए गलत साबित होने वाला वह डिजाइन क्या है और वो कितने अच्छे शब्दों में परोस करके रखा गया है। बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोपों को लेकर तीखी हमलावर है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बीजेपी पर वोटों के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोपों के साथ आक्रामक है और इतने भौंकलाए गए हैं, इतने परेशानी में हैं, इतने पीड़ित हैं कि वो अभी नए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्रुवीकरण हमेशा उनका हथियार रहा है, पर इस बार जिस भयंकर तरीके से खुलेआम ध्रुवीकरण की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से वो झूठ फैला रहे हैं, मैं समझता हूं जरूरी है इसका खंडन करना। कोई भी पार्टी की सरकार होती है, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, लेकिन पार्टियों को इस बात का भरोसा नहीं होता है कि सिर्फ विकास के कामों पे अगर वो वोट मांगे तो जीत सुनिश्चित होगी। उन्हें लगता है विकास के कामों की लोग सराहना तो करते हैं लेकिन जीत सुनिश्चित नहीं होती है।
तो कोई धर्म का सहारा लेता है, कोई जाति का सहारा लेता है। हर पार्टी का अपना एक आदर्श, एक आइडियोलॉजी, एक उसकी विचारधारा होती है। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, उसका जो वोट बैंक है वो अपने वोट बैंक के लिए काम करती है। अब उनको शब्दों में कैसे घेरना है ये दोनों पार्टियां बहुत अच्छे से जानती है। 5 चरण का चुनाव अभी बाकी है। चुनाव प्रचार आक्रामक होता जा रहा है, पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से क्या चुनावों पर असर पड़ता है? और पड़ता है तो कितना? संप्रदाय, धर्म, मजहब वाली सियासत की क्या एक ही पार्टी दोषी है, या किसी न किसी रूप में सबकी राजनीति कटघरे में है? मुद्दा विकास का उठता है, लेकिन आखिरकार घूम फिर कर धर्म पर पहुंच जाता है। और इसमें किसी एक पार्टी की ओर आप उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि धर्म पर चर्चा चलती है तो सब जमकर विमर्श भी करते हैं। मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। आप हमारे फौजी भाइयों को एयरक्राफ्ट नहीं उपलब्ध करा पाए तो क्या उन जो हमारी उनकी जो पत्नियां थी, जब उनका मंगलसूत्र छीना तो क्या चिन्हित कर पाए कि इसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? 750 किसान जो शहीद हुए देश के, उनके मंगलसूत्र की चिंता प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। हिंदू स्कूल्स में जो हिंदू लोग एस्टैब्लिश करते हैं, बात भगवत गीता तक पढ़ाने नहीं देते हैं, वहाँ हिजाब पहनने के लिए बात करते हो। दरार कौन लेके आ रहा भैया? जनता के बीच धर्म और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। चुनाव आयोग के पास भी शिकायतों पर शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। बीजेपी की शिकायत है चुनाव आयोग से कि कांग्रेस भाषा और धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर सांप्रदायिक भेदभाव के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की शरण में है। चुनाव आयोग के बारंबार सर्कुलर्स का उल्लंघन है। उसका आखिरी सर्कुलर 2024 का, वो भी ये कहता है कि किसी रूप से परोक्ष हो या सीधा हो, आप धर्म के आधार पे ऐसा कोई आक्षेप या एक संकेतात्मक रूप से भी, या तो सीधा है, नहीं कर सकते। सवाल ये उठता है कि 2024 की लड़ाई धर्म मजहब के मुद्दे पर आखिर क्यों और कैसे आई? जातियों की आबादी और उनकी हिस्सेदारी के मुद्दे के साथ विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू किया था। फिर ये लड़ाई आगे बढ़ी और इसमें आरक्षण शामिल हो गया, और चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग आते आते बीजेपी की सरकार बनने पर संविधान बदलने का मुद्दा भी जनता के बीच विपक्ष के प्रचार का हिस्सा बन गया। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। ये हमारा अधिकार है कि हमें आरक्षण मिले, हमारा अधिकार है। ये कोई एहसान नहीं कर रहा है हम पे। और जिस तरह इस देश के एक एक वासी का अधिकार है, इस संविधान में है कि हर चीज के लिए समान अधिकार होना चाहिए। ये है मोदी की सरकार, ये है शाह की सरकार। इसको अगर फिर से आप लाएंगे, कसम से मैं कहूंगा, इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और बाबा साहब अम्बेडकर बनाए हुए संविधान को ये लोग खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार का हिस्सा इस दौरान राम मंदिर, विकसित भारत के संकल्प और मोदी की गारंटी के इर्द गिर्द था। राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। आज लक्ष्य है समृद्ध भारत का,
विकसित भारत बनाने का। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी। नतीजा, जो भारत को आंख दिखाते थे अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। प्रथम चरण के अपेक्षाकृत सुस्त मतदान के बाद बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आधार बनाकर रणनीति बदलती दिखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की व्याख्या करते हुए जो नया विमर्श दिया, उसने प्रचार की दिशा बदल दी। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लाभ में जबरदस्ती मुस्लिमों को घुसेड़ करके और उनके अधिकार में बंदरबांट करने और उसमें लूट करने की शुरुआत प्रारंभ की है, ये सभी संदेह पैदा करता है। और बीजेपी के लोगों को मंगलसूत्र से बड़ी बात है कम से कम नौकरी नौजवानों को दे दें, जिससे उनकी भी शादी हो जाए। जिन नौजवानों की शादी नहीं हो रही उनसे मंगलसूत्र क्या पूछ रहे हो आप? इस सब के बीच विरासत का मुद्दा ऐसा उछला कि प्रचार की पूरी गति ही बदल गई। कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि मृत्यु के बाद ये जो आपकी संपत्ति है उसमें से सब आपके संतानों को नहीं मिलेगी। आधे से ज्यादा संपत्ति ये सपा कांग्रेस की सरकारें जब्त कर लेगी। So if let's say one has $100 million worth of wealth and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. These are the kind of issues people will have to debate. अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज साम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिशों के साथ ही बीजेपी अपने ही चुनावी मुद्दों पर नई धार दे रही है। मंगलसूत्र की बात से हर जाति की महिलाओं को साथ लाने की कोशिश, आरक्षण की बात से ओबीसी, एससी, एसटी को साधने की कोशिश, विरासत पर विवाद से राष्ट्रवाद की भावना को उकेरने का नया प्रयास। दरअसल धर्म के नीचे जातियों के भेद हल्के पड़ जाते हैं, इसीलिए चुनावी दल कोई हो किसी न किसी तरह धर्म को एजेंडे में अपने हिसाब से फिट करने की कोशिश करता है। जनता के बीच भी धर्म का मुद्दा भावनाओं को जगाने के लिए उत्प्रेरक का काम भी करता है। जैसे ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, वैसे ही बीजेपी की तरफ से प्रहार किया गया। पीएम ने कई मंच से ये कहा कि ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है बल्कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। और दूसरे चरण के ठीक पहले बीजेपी जबरदस्त हमलावर हो गई। कांग्रेस पर मुस्लिम परस्त और तुष्टीकरण वाली पार्टी के आरोपों के लिए पीएम मोदी 2 बड़े हमले कर रहे हैं। पहला, कांग्रेस देशवासियों की संपत्ति लेकर मुसलमानों में बांट देगी। दूसरा, कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण में मुसलमान धर्म के सभी लोगों को शामिल कर दिया गया है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और इसलिए कांग्रेस ने धोखेबाजी की। खुद बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंक दिया।
चुनावी समय है तो हर बाल की खाल निकलती भी है और मुद्दा भी बनता है। कर्नाटक में ऐसा क्या हुआ है जिसे पीएम मोदी मुद्दा बना रहे हैं और कांग्रेस उस पर बयान दे रही है? ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮಾನರಿಗೆ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ತಗಲಾಕ. दरअसल कर्नाटक के सरकारी कॉलेजों में पीजी की कुल 930 सीटों में ओबीसी कोटे की 150 सीटें मुस्लिमों को दे दी गई हैं। कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण है, लेकिन 150 सीटें 16% से अधिक है। इसी से ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि कर्नाटक में मुस्लिम धर्म को ही ओबीसी कोटे में शामिल किया जा चुका है। बीजेपी के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भी इस तरह के आरक्षण को लेकर कर्नाटक सरकार पर हमलावर है। करीब करीब इसमें 16% से अधिक माइनॉरिटी जातियों को सीटें मिली है, जो कि 4% मिलनी चाहिए। 4 गुना मिली है। तो कहना कि मूल ओबीसी जो है उनके साथ में यहाँ अन्याय हो रहा है, उनका अधिकार छीना जा रहा है, ऐसा हमको लगा। तो हमने उसको पत्राचार किया है। तो अभी तक यहाँ पर हमें पूरा उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी है, पूरे आंकड़े नहीं भेजे हैं। हमने नौकर भर्ती का पूछा, वो नहीं दिया है। मेडिकल में पूछा है, पीजी में पूछा, उसका अधूरा जानकारी दे रहे हैं। इसलिए ये अधूरी जानकारी के लिए हम बार बार पत्राचार कर रहे हैं। लेकिन जो भेजा है उस आधार पे हमने बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी धांधली हमको लगती है आयोग को। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के साथ आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर जोर दे रहे हैं। आइए पहले बताते हैं कि कर्नाटक का आरक्षण किस तरह है, क्योंकि कर्नाटक में 3 दशक पहले चिन्नप्पा रेड्डी आयोग की सिफारिश के बाद से आरक्षण मुस्लिमों को मिला है। कर्नाटक में ओबीसी कुल 5 कैटेगरी में है। 1, 2A, 2B, 3A और 3B में 32% आरक्षण है। इस कैटेगरी 1 में 391 जातियां और उपजातियां हैं, जिसमें मुसलमानों की भी 17 जातियां हैं। इस कैटेगरी में 4% आरक्षण मिलता है। कैटेगरी 2A में 393 जातियां और उपजातियां हैं और इनमें मुसलमानों की 19 जातियां हैं। इस कैटेगरी में शामिल जातियों को 15% आरक्षण दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी 2B बनाई गई है और इसमें मुस्लिम धर्म को ही शामिल कर दिया गया है। इसमें 4% आरक्षण है। बाकी बची 3A कैटेगरी में 4% और 3B में 5% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से कर्नाटक में कुल 883 जातियों और उपजातियों को ओबीसी में 32% आरक्षण मिलता है। सवाल 2B श्रेणी वाले हिस्से को लेकर उठ रहा है कि जब कैटेगरी 1 में 17 और 2A में 19 कुल 36 मुस्लिमों की पिछड़ी जातियों को 19% आरक्षण मिल रहा है, तो कैटेगरी 2B में मुस्लिम धर्म को 4% ओबीसी कोटा क्यों दिया जा रहा है? दरअसल ये वही 4% कोटा है जिसे बोम्मई सरकार ने खत्म करके लिंगायतों और वोक्कलिगा में बांट दिया था। उसे फिर कांग्रेस सरकार ने खत्म करके मुस्लिमों को दे दिया है। कांग्रेस का असली फेस यही है। वह इस देश की हर संस्था, हर व्यवसाय में डिवीजन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसका डटकर विरोध किया है और हमेशा पूरी ताकत से हम इसका विरोध करेंगे। और साथियों, इस बार के मैनिफेस्टो में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया है। राज्य की 12.92% आबादी वाले मुसलमानों को ओबीसी के 32% में से कैटेगरी 1 में 4%, कैटेगरी 2A में 15% और कैटेगरी 2B में 4% मिलाकर यानी कुल 23% का आरक्षण मिल रहा है। बीजेपी इसे ही धर्म के आधार पर तुष्टीकरण के लिए आरक्षण बताकर चुनावी हमले कर रही है और ओबीसी दलित वर्ग भी सवाल उठा रहा है कि उनके कोटे में उच्च जाति के मुसलमानों को आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। और सवाल सिर्फ कर्नाटक का नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। आंध्र प्रदेश भी बीजेपी के निशाने पर है। अगस्त 1994 में तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री के विजय भास्कर रेड्डी ने मुसलमानों की कुछ श्रेणियों जैसे धोबी और बुनकरों को ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया, लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश की वजह से कोटा लागू नहीं हो पाए। एक ओबीसी आयोग बनाया गया जिसे ओबीसी सूची में अधिक मुसलमानों को शामिल करने के मुद्दे पर विचार करने का काम सौंपा गया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार बदल गई। 2004 में कांग्रेस सरकार आंध्र प्रदेश में बनते ही 56 दिनों के अंदर
फिर मुसलमानों को 5% आरक्षण दे दिया गया। हाईकोर्ट ने इसे गैर संवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। 2005 में फिर मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस की राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर 5% आरक्षण की व्यवस्था की। आंध्र हाईकोर्ट ने इसे फिर रद्द कर दिया। 2007 में कांग्रेस सरकार ने फिर 4% आरक्षण दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की। बीजेपी कांग्रेस की नीतियों को लेकर हमलावर है और कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर और पूरे देश की राजनीति अब इसके आसपास चुनावी माहौल तय करने में जुटी है।